तो हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर। तो जैसा कि एक न्यू जोश के साथ हम अपने क्लास 12th के सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और मैंने सबसे पहला चैप्टर को लिया है लिक्विड सॉल्यूशंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आज तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इस पेज में यानी कि इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में आई विल डिस्कस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। तो आखिर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या सीखेंगे, अब हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है कि आखिर ये सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कि वर्ड जो है सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होता है। तो वर्ड जो है सॉल्यूशन इसका आखिर मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। क्या बोला मैंने कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस which are chemically non-reacting, तो इस वर्ड इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन क्या है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, किस चीज का, टू और मोर सब्सटेंस विच आर केमिकली इनएक्टिव। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो है होमोजीनियस मिक्सचर किस चीज का, टू और मोर सब्सटेंस विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। यानी कि यदि उन दोनों को मिक्स करें तो वो नॉन रिएक्टिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये है। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का दो पार्ट होगा। जब भी कोई भी सॉल्यूशन टू पार्ट होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो ये जो सॉल्यूट है ये आपका क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉलर अमाउंट, ये आपके स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो आपके लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट, इसको लिख सकते हैं लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि ये आपका लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है और ये आपका स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला बात सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यदि आपको कहीं पर भी लिखा मिले कि अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो x है ये हरदम सिग्निफाई करेगा कि सॉल्यूट है, और ये जो y है ये हरदम सिग्निफाई करेगा कि ये सॉल्वेंट है। क्या है, तो सॉल्वेंट। ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर x को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे सॉल्यूट, एंड y इज कंसिडर एज सॉल्वेंट। नथिंग इज रिलेटेड अबाउट द क्वेश्चन। यदि आपको सिग्निफाई करके देना कि x आपका सॉल्वेंट है तब तो सॉल्वेंट लेना है, लेकिन यदि क्वेश्चन में ना लिखा रहे कि x और y क्या सिग्निफाई किया गया है, तो x हरदम हम लोग सॉल्यूट लेंगे और y को हरदम हम लोग सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग टर्म पर आते हैं। एक टर्म है एक्वस सॉल्यूशन। आखिर ये वर्ड एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, कि जो वर्ड है एक्वस सॉल्यूशन इसका आखिर मतलब क्या होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन आपका क्या है कि व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज solution is known as aqueous solution। क्या कहेंगे उसको हम लोग, aqueous solution। तो कौन सा सॉल्यूशन aqueous solution कहेंगे, वो सॉल्यूशन को जब आपका सॉल्यूट किस चीज में डिसॉल्व हो, वाटर में। यानी कि वो सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे aqueous solution जब आपका सॉल्यूट कहाँ डिसॉल्व हो, वाटर में। और नॉन aqueous solution को क्या कहेंगे, नॉन aqueous solution। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट, अदर देन वाटर। यानी कि जब वाटर प्रेजेंट ना हो सॉल्यूट में, यानी कि जब आपको सॉल्यूट को हम लोग किस चीज में डिसॉल्व कर रहे हैं, अदर देन वाटर, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे कि व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन
सॉल्वेंट अदर देन वाटर, यानी कि अदर देन वाटर यानी कि वाटर के अलावा कोई भी अलग सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका नॉन एक्वस सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन सोल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर द सोल्यूशन फॉर्म्ड is known as नॉन एक्वस सोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसका क्या है कि इसका एग्जाम्पल है टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या, टिंचर ऑफ आयोडीन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आयोडीन डिजॉल्व्ड इन एल्कोहल। क्या चीज आयोडीन डिजॉल्व है, तो एल्कोहल में। यहां पर एल्कोहल आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट, और आयोडीन क्या हो गया, सल्यूट। ठीक है, यहां तक हमको लगता है आप लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक टर्म यदि कहीं लिखा रहा कि 20% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, क्या लिखा रहा कि 20% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 20% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि 20% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, इसका जो मतलब होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि 20% ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन किसमें, इज प्रेजेंट इन 80% वाटर। यानी कि ये जो 20% इथेनॉल सोल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब है कि 20% इथेनॉल आपका 80% ऑफ वाटर में यानी कि प्रेजेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20% इथेनॉल इस केस में क्या बन जाता है, आपका सोल्यूट, और 80% वाटर इस केस में क्या बन जाता है, आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है जैसा कि यहां तक मैंने कोशिश किया कि सारा पॉइंट मैं आपको दिखा पाऊं। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग को ये पढ़ना है कि सबसे पहला बात एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मुझे लगता है आप लोग ने नोट कर लिया होगा इससे सारे चीज़ को। हाँ, तो सारी चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एक और एग्जांपल पर, जो कि आपका एग्जांपल है तो यदि आपको कहीं लिखा रहे कि 50% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, 50% ऑफ इथेनॉल सोल्यूशन, तो ये जो दिया हुआ है इसका मतलब आखिर क्या है, यानी कि 50% ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन क्या, 50% ऑफ वाटर। यानी कि 15% यदि इथेनॉल है तो किस में प्रेजेंट होगा, 15% सोल्यूशन, 50% यदि इथेनॉल है तो 50% क्या होगा, वाटर भी होगा। यानी कि इस लाइन का मतलब होता है कि 50% ऑफ इथेनॉल इन 50% ऑफ वाटर। अब क्योंकि दोनों चीज बराबर है, आपका ये भी बराबर है, 50% इथेनॉल भी बराबर, 50% वाटर भी बराबर, यानी कि चाहे आप इसको सॉल्यूट कहिए, चाहे आप इसको सॉल्यूट कहिए, सॉल्यूट, या चाहे आप इसको सॉल्वेंट कहिए, चाहे आप इसको सॉल्वेंट कहिए, यानी कि हम इन दोनों टर्म में चाहे 50% इथेनॉल को सॉल्यूट कर लीजिए या 50% इथेनॉल को सॉल्वेंट कर लीजिए, या 50% वाटर को सॉल्यूट या सॉल्वेंट, कोई भी एक टर्म लिख सकते हैं। यानी कि जब आपका इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जब आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब आपका इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि आप कोई भी चीज को, कोई भी कंपोनेंट को आप सॉल्यूट भी मान सकते हैं, चाहे कोई कंपोनेंट को आप सॉल्वेंट मान सकते हैं, दैट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका क्लियर। इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी सोल्यूशन आखिर क्या होता है, कि व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, तो बाइनरी सोल्यूशन आपका क्या होता है, सबसे पहला बात बाइनरी सोल्यूशन, तो बाइनरी सोल्यूशन व्हेन, ऐसा लिख सकते हैं, सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू कंपाउंड्स, ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी सोल्यूशन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला बात टाइप ऑफ सोल्यूशन, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ और टाइप ऑफ सोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ना, चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ सोल्यूशन, हाँ, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन सबसे पहला बात हम लोग लेंगे सीरियल नंबर, इसके बाद सोल्यूट, क्या चीज़ में डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट, उसके बाद है आपका कि कैसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन और प्लस उसके एग्जांपल्स लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या सॉल्यूट होगा, क्या सॉल्वेंट, उसका सॉल्यूशन क्या बनता है। नंबर 1, यदि आपका सॉल्यूट सॉलिड रहता है और उसको सॉलिड में डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी यदि सॉलिड रहता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड आपके सॉलिड में प्रेजेंट है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ऑल एलॉयज, जितना तरह का एलॉयज है सब क्या होगा आपका सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड आपका सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा, क्या बोलते हैं आपका सॉलिड ही होगा। तो इसका एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं कि ऑल एलॉयज लाइक क्या हो गया, ब्रास, जितना भी आपका क्या है एलॉय, लाइक ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सब क्या होता है कि आपका जितना भी सॉल्वेंट पार्ट हुआ और सॉल्यूट पार्ट, सब में क्या होता है कि सारा पार्ट आपका सॉलिड ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में कि यदि आपका सॉल्यूट पार्ट गैस हो और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड ही है, क्या कहें हम कि आपका जो सॉल्वेंट पार्ट है वो, पहले हम लोग लिक्विड लेते हैं, सबसे पहले लिक्विड ले लेते हैं, उसके बाद गैस में बढ़ेंगे। लिक्विड है और उसको हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं क्या चीज़ में, सॉलिड में, यानी कि जब हम लोग आपको लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हैं किस चीज़ में, सॉलिड में, तो क्या होगा, यानी कि इसका सोल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड इन क्या चीज़ में, लिक्विड इन सॉलिड। तो जब लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे क्या चीज़ में, सॉलिड में, तो आपको क्या बन सकता है, एमालगम्स ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम, क्या, एमालगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम। और क्या हो सकता है आपका एग्जांपल में CuSO4.5H2O, और आपका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, तो और आपका एग्जांपल हो सकता है, और एग्जांपल क्या हो सकता है, FeSO4.7H2O, यानी कि FeSO4 को क्या चीज में गया, FeSO4.7H2O, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सारा एग्जांपल हो गया जब आपका लिक्विड डिसॉल्व कर रहा है क्या चीज में, सॉलिड में, जब आपको लिक्विड को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है सॉलिड में, तब आपका क्या बन रहा है। अब हम लोग इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर, गैस। गैस क्या चीज का, गैस को यदि हम सॉलिड में डिसॉल्व करें, यानी कि गैस को यदि हम सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या बनेगा आपका सोल्यूशन, गैस इन सॉलिड, यही बनेगा गैस इन सॉलिड। अब गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है कि जब गैस को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है सॉलिड में, तो गैस को जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे सॉलिड में तो क्या बन सकता है, जैसे सोडियम विथ H2, और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। तो दूसरा एग्जांपल हो गया डिसॉल्व गैसेस इन मिनरल्स, यानी कि डिसॉल्व जो गैसेस होता है, किस चीज में, मिनरल्स में, वो भी क्या एग्जांपल है आपका कि गैस प्रेजेंट इन सॉलिड, ठीक है। ये आपको जब गैस डिसॉल्व कर रहा है सॉलिड में, तो ये आपका पहला हो गया पार्ट। हम लोग दूसरा पार्ट लेते हैं, ये आपका पहला में आ गया, दूसरा में आपका हो जाएगा क्या, जब आपका क्या रहे कि जितना है ये लिक्विड हो, क्या हो, ये आपका पार्ट लिक्विड हो। तो ये जब पार्ट लिक्विड होगा तो इसमें हम लोग पहला लेंगे क्या, सॉल्यूट आपका सॉलिड जब होगा, जब आपका सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड हो, जब आपका सॉल्यूट क्या हो, गैस हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड। तो जब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड प्रेजेंट इन क्या, लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि जब सॉलिड आपको कैसे में प्रेजेंट हो, लिक्विड में, इसका क्या हो सकता है सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, I2 इन, यानी कि आयोडीन प्रेजेंट इन क्या, CCl4, क्या है,
आयोडीन प्रेजेंट इन CCl4 का सोल्यूशन में, यानी कि सॉलिड जो है आपका किस चीज में प्रेजेंट है, CCl के 4 के सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट हो गया CCl4 और I2 आपका क्या हो गया, आपका हो गया सॉलिड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब है लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन क्या बनेगा, तो लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, कि लिक्विड ही आपका लिक्विड में जब डिसॉल्व करेगा तो क्या बन सकता है, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन इन क्या, बेंजीन इन टॉलिन, बेंजीन इन टॉलिन, ये आपका क्या हो गया कि लिक्विड इन लिक्विड। अब गैस प्रेजेंट इन क्या चीज, गैस प्रेजेंट इन लिक्विड, तो इसको क्या कहेंगे कि गैस इन लिक्विड, गैस इन क्या चीज में, लिक्विड। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया आपको, गैस कैसा गैस, CO2 इन क्या कर सकते हैं, CO2 इन वाटर, ये भी आपका क्या एग्जांपल हो गया कि गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। तो यहाँ तक हो गया आपका सेकंड टॉपिक। अब हम लोग थर्ड में बात करेंगे, क्या चीज़ है थर्ड है आपका क्या, तो थर्ड है आपका गैस। जब आपका सॉल्वेंट जितना भी सॉल्वेंट हो, गैस हो, ये भी गैस। अब सॉल्यूट लेंगे, पहला सॉलिड, सेकेंड आपका ले सकते हैं लिक्विड, और थर्ड लेंगे लिक्विड इन लिक्विड, सॉरी गैस, ये गैस इन गैस। ठीक है, यहाँ तक हमको पढ़ना है। तो इसको देखते हैं, जब आपका सॉलिड क्या चीज में प्रेजेंट हो, गैस में। जब आपका सॉलिड गैस में प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉलिड इन गैस, इसको जब सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड जब आपका गैस में प्रेजेंट होगा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सॉलिड जब आपका गैस में प्रेजेंट हो तो इसका एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं कि आयोडीन वेपर्स इन क्या चीज, आयोडीन वेपर्स इन एंड एयर, आयोडीन वेपर्स इन एयर, ये आपका एग्जांपल हो गया किस चीज का, गैस इन गैस। सेकेंड एग्जांपल है आपका लिक्विड इन गैस, लिक्विड जब आपका क्या चीज में प्रेजेंट हो, गैस में, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, लिक्विड इन गैस। ठीक है, तो लिक्विड इन गैस, तब जब लिक्विड आपका गैस में प्रेजेंट होगा तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, वाट, CHCl3 इन, CHCl3 इन वेपर्स ऑफ N2, इन वेपर्स ऑफ N2, क्या चीज के वेपर्स में, N2 के वेपर्स में क्या चीज प्रेजेंट है आपका, CCl4। लास्ट में गैस इन गैस, तो ये क्या बन जाएगा आपका सोल्यूशन, क्या उसका फॉर्म करेगा, गैस इन गैस। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एयर, ऑक्सीजन प्लस N2, ये हो गया क्या चीज का एग्जांपल, गैस इन गैस का। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा और आपका यहां तक कोई डाउट भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए कॉपी में, और अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है कंसंट्रेशन टर्म्स, कि आप लोग को जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है उस पर हम लोग डील करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए कंसंट्रेशन टर्म्स। तब हम लोग अब कंसंट्रेशन टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज W/W। क्या है, परसेंटेज W/W। तो इस टर्म्स की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब है W/W टर्म, यानी कि परसेंटेज, इसको आप लोग लिख सकते हैं पहले परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, यानी कि क्या है ये W/W टर्म। कैसा है, W/W टर्म। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपका, इसका मतलब क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, it is amount of solute present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution। तो इसका हम लोग क्या मतलब लिख सकते हैं कि परसेंटेज बाय मास ऑफ, फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या, ग्राम में।
यदि लिखा रहे एग्जाम्पल जैसे लिखा रहे कि यदि लिखा रहे 10% W/W ऑफ यूरिया सोल्यूशन, यदि ये टर्म ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट। क्या मतलब हो गया कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया, W/W है, यानी कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन क्या चीज में, 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यदि कहा जाए मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका कि मास ऑफ वाटर क्या बन जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना, 100 माइनस 10 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, उस सोल्यूशन में 90 ग्राम वाटर प्रेजेंट है और 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग सेकेंड टर्म लेते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या लेंगे सेकेंड टर्म, क्या, परसेंटेज बाय, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज W/V। अब देखिए एक चीज हमसे मेरा छूट गया कि ये क्या है, मास बाय मास ऑफ सोल्यूशन, यानी कि ये कैसा टर्म है आपका, W/W टर्म है। कैसा टर्म है, W/W टर्म है। जो आपका W/W टर्म होगा वो हरदम आपका क्या होगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि ये जो टर्म है, ये कंसंट्रेशन टर्म है, वो कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि जो भी, देखिए आपका यहाँ पर दो तरह का टर्म बनेगा। जब वो आप कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो तरह का टर्म बनता है। एक होता है W/V टर्म, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, और W/W टर्म। तो जब W/W टर्म होगा वो कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, और जो W/V टर्म होता है वो हरदम आपका क्या चीज पर डिपेंड करेगा, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट विल ऑलवेज बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से। तो ये जो टर्म है W/W परसेंटेज बाय मास, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैसा टर्म है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि कैसा है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसी को हम लोग इरेज करते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं। तो इसको हम लोग अब सेकेंड टर्म लिखते हैं परसेंटेज W/V। कैसा, परसेंटेज W/V, और परसेंटेज ऑफ क्या है, परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम। ये आपका दिया हुआ है, यानी कि परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम। यानी कि इसका हम लोग क्या मतलब कर सकते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन किसमें, तो प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहां पर वॉल्यूम है तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, परसेंटेज W/V का फॉर्मूला आपका बन जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, तो मिलीलीटर इंटू 100। ठीक है, ये आपका बन जाता है किसका फॉर्मूला, W/V का। ठीक है, W/V का फॉर्मूला क्या बन जाता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका बन गया। तो इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसा टर्म है, W/V टर्म है, W/V टर्म है, तो वेट मास बाय क्या है, W/V टर्म है। तो W/V टर्म कैसा होगा, ये हरदम आपका क्या होगा, टेम्परेचर कैसा डिपेंडेंट होगा, क्या चीज पर डिपेंड करेगा, इट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग इसका एग्जांपल एक लेकर के देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 10%, एग्जांपल हो सकता है क्या, तो हम लोग लिखते हैं 10% W/V यूरिया सोल्यूशन। क्या है, 10% W/V यूरिया सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। अब हम आपसे यदि कोई कहे कि मास ऑफ वाटर बताओ, तो आप बेवकूफ़ों की तरह ये नहीं बोल सकते हैं कि मास आपका 90 ग्राम होगा। मास हम तभी कह सकते हैं, इट विल बी नेवर बी इक्वल टू 90 ग्राम। मास को हम लोग तभी डिफाइन कर पाएंगे यदि आपका डेंसिटी दिया रहे। डेंसिटी
इज नीडेड फॉर डिटरमाइनिंग मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर यदि आपको जानना है तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या चीज़, डेंसिटी। तब हम लोग क्या लगा सकते हैं कि मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा करके क्या करेंगे कि वॉल्यूम को यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, मास को निकाल सकते हैं जब आपका डेंसिटी दिया रहे तब। ठीक है, इसी तरह हम लोग नहीं लिख सकते कि मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 90 ग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसी पर आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट को लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेते हैं क्या, आपका मोलैरिटी। क्या लेंगे हम लोग, मोलैरिटी की। मोलैरिटी आखिर क्या होता है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलैरिटी। तो इसको नोट कीजिए, थर्ड टर्म आपको नोट कीजिए, मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स, प्रेजेंट इन, इट इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चीज, सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या चीज, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या है, मोलैरिटी का डिफरेंस है। इट इज डिनोटेड, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज कैपिटल एम। ठीक है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल एम से। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर जो एन है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है मोलैरिटी का, कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा यहाँ से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इसको हम लोग लिखते हैं एन से, होल डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, होल डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या, किस चीज में रहना चाहिए, हरदम लीटर में। ठीक है, ये आपका हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो n है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन क्या, लीटर, यही होगा, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर होगा। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास गिवन अपॉन क्या, मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो मास गिवन को हम लोग W मानते हैं और मोलर मास को M मानते हैं, कैपिटल M। ठीक है, मोलर मास को हम लोग क्या मान लिए, M। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, W बाय M होल डिवाइडेड बाय क्या, इसको और लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है आपका यदि ml में दिया हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इन ml होल डिवाइडेड बाय 1000। तो आपको क्या चीज में चेंज हो जाएगा, मिली लीटर में चेंज हो जाएगा। तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला, दूसरा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, W बाई M इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, ये आपका बन जाता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है शायद, तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए, ये आपका मोलैरिटी हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो मोलैरिटी है कैसा है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि ये कैसा टर्म है, W बाई V टर्म है। कैसा टर्म है, W बाई V टर्म। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, वो कैसा है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। यदि आपको कहीं पर भी लिखा रहे इस तरह कि ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए कि इफ C1, इफ ऐसे लिखिए, इफ वॉल्यूम V1 मिलीलीटर ऑफ C1, V1 मिलीलीटर ऑफ C1 मोलैरिटी का V1 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन इज मिक्स, यदि आपका सोल्यूशन क्या है,
C1 मोलैरिटी का V1 ml ऑफ सोल्यूशन को किस चीज से मिक्स कर रहे हैं, इज मिक्स्ड विथ, यदि लिखा रहा है ऐसा, इसका मतलब क्या होता है, इज मिक्स्ड विथ क्या है, V2 मिलीलीटर ऑफ C2 solution, then final molarity CF is represented as, तो फाइनल मोलैरिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू, क्या चीज का फाइनल मोलैरिटी, V1 प्लस V2 का फाइनल मोलैरिटी आपको क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2, क्या होगा, फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल मोलैरिटी ऑफ वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ 1 इंटू वॉल्यूम 1 प्लस मोलैरिटी ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम 2। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 होल डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। क्या होगा, फाइनल मोलैरिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, C1V1 प्लस C2V2 होल डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यानी कि हम लोग इसको दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आपका टोटल C1V1 C2V2 क्या बन जाएगा, आपका टोटल मोल्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका टोटल मोल बढ़ गया, टोटल मोल होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये CF है ये क्या है, फाइनल मोलैरिटी C1V1 आपको मोलैरिटी है ऑफ द सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन का मोलैरिटी C1, सेकंड सोल्यूशन का मोलैरिटी C2, उसका सेकंड सोल्यूशन का वॉल्यूम V2, फर्स्ट सोल्यूशन का क्या बोलते हैं आपको वॉल्यूम कितना है, V1, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए। तो पहला चीज़ आपका ये ख़त्म होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट यहीं तक इसको रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आपसे कल मीट करते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक, जो कि नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, उससे हम लोग आपको फिर से इंट्रोडक्शन कराते हैं, जो कि आपका क्या होगा अब नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर पर, जो कि है मोलैरिटी, ठीक है। तो और नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके बारे में 2-3 अच्छा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर दैट आई वुड लाइक टू say that please like and subscribe to my channel, and thank you.